बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक पे खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज शहर इक़्तिदार, आपका शहर खबरों की जीनत बना रहा, तमाम खबरें वहीं से निकली और मुद्दा सिर्फ एक था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत का ये कहना कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसको जो है वो माना जाए और इसके ऊपर फिर बहुत कुछ आज हुआ, बहुत डेवलपमेंट्स वहां पर हुई। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया कि हुकूमत चाहती है कि इसे माना जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात इससे पहले भी उठा दिए गए थे और उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इन एतराज़ात के पीछे कोई रैशनल मौजूद नहीं है, कोई हकीकत मौजूद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर सब कुछ किया जा रहा है। जानबूझ का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, आज़म सवाती के हवाले से आपने सुना कि क्या बयान आए और मैंने तो खैर मुख्तलिफ जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो कैंप था वहां से ये बातें फैलाई गई कि आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि पैसे लिए हुए हैं वगैरह वगैरह। खैर ये दोनों तरफ से ये बातें होती रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहम फैसले किए गए और हुकूमत ने राय साहब मुतालबा कर दिया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे। सर कैसे देख रहे हैं? हम तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई एक आईनी जंग शुरू हो जाएगी, इदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करेंगे और अपना अपना रसूख इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पीर के रोज एक इजलास भी बुला लिया है और दूसरी तरफ भी इससे तैयारी हो रही है। जी राय साहब। देखिए आशिफ साहब, एक तरफ तो अपोजिशन ये कहती है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और इसके ऊपर सियासी जमातों का कंसेंसस भी है कि पार्लियामेंट को एक सुप्रीम इदारा रहना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि वो पार्लियामेंट से भी ज़्यादा एक सुपीरियर इदारा बन जाए और पार्लियामेंट के ऊपर भी वो अपनी राय मुसल्लत करे और वो बात मानी जाए जो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन कह रहा है। यानी जो 2023 का इलेक्शन होना है उसके नतीजे में क्या वजूद में आएगा, उसके नतीजे में एक नई पार्लियामेंट वजूद में आएगी ना, कोई इलेक्शन कमीशन तो वजूद में नहीं आएगा। लेकिन उस पार्लियामेंट को इस वक्त इलेक्शन कमीशन अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब जरा आप ये देखें कि जो एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को, उस खत के मंदरजात जरा देखें कि किस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल नहीं हो सकती। एक तो ये एतराज़ उठाया कि 9 लाख वोटिंग मशीनें दरकार होंगी 2023 के इलेक्शन में, तो इन 9 लाख वोटिंग मशीन्स का इंतज़ाम कैसा होगा, कैसे हो सकता है? तो ये जो 9 लाख वोटिंग मशीन्स हैं इनका इंतज़ाम कोई इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं करना, यानी कोई घर से तो इन्होंने मशीनें बना के नहीं लानी, ना ही कोई इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि आप 9 लाख मशीनें जहां मर्जी से आप तैयार करवाएं। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो 9 लाख ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो कि उन्होंने पहले पार्लियामेंट में भी रखी थी, जिसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू किया, तो वो इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ इस तरह की 9 लाख मशीनें वो ला कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात पर एतराज उठा रहा है कि आखिर ये 9 लाख मशीनें कहाँ से आएंगी? अगर ये मशीनें ना आई तो उस वक्त आप एतराज उठाएं। इस वक्त तो हुकूमत आपको कह रही है कि ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा काम है कि हम आपको ये मशीन्स फराहम करेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इसी खत में ये लिखता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कोई बदअमनी के, तशद्दुद के, दंगे फसाद के वाकयात नहीं रोक सकेंगी। अच्छा, इसका अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्या ताल्लुक है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अंदर कोई गन्स नस्ब होंगी, कोई हथियार नस्ब होने चाहिए कि ये बदअमनी के, पुरतशद्दुद वाकयात, इन सब वाकयात को भी रोकें? और क्या जो पर्ची के जरिए वोट डाला जाता है, क्या उसके अंदर ये गारंटी होती है कि कोई दंगा नहीं होगा, कोई बेअमनी नहीं होगी, कोई बदअमनी नहीं होगी? वो तो जाहिर है कि सिक्योरिटी इदारों का काम, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम होता है, पुलिस का काम होता है, इसके अलावा जो जिले इंतजामिया होती है उसका काम होता है, और अगर इलेक्शन के लिए फौज की खिदमात हासिल की जाए सिक्योरिटी के लिए तो उनका काम होता है। लेकिन इस एतराज को भी उन्होंने इसी खत के खाते में डाल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ऊपर हमारा एक एतराज ये भी है। फिर ये वो कह रहे हैं कि हम 150 अरब रुपए चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खरीदने के लिए। तो ये 150 अरब रुपए को इलेक्शन कमीशन ने खुद से तो नहीं देने ना,
या जो इलेक्शन कमीशन के इस वक्त 3 अरकान मौजूद हैं, 5 में से 2 का टेन्योर पहले पूरा हो चुका है और 2 की तकर्री होनी है, तो 3 अरकान ने खुद कोई अपनी जेब से देने हैं, ना कोई इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि आप अपने कोई वसाइल से ये मशीनें खरीदें। तो जाहिर है कि ये तो हुकूमत का काम है और हुकूमत ने कहा है कि आप 150 अरब रुपए की फिक्र ना करें, ये हमारा काम है और हम आपको प्रोवाइड करें। लेकिन इसको भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक खामी के तौर पर इसको भी डाल दिया गया है कि एक इस मशीन में ये भी खामी है। तीसरा ये कि हाशमी साहब के इलेक्शन कमीशन लगता है ऐसा है कि इस पूरे मामले में एक फ्रीक बन गया है, क्योंकि वो हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर देखें, जो हुकूमती रहनुमा थे वो जब अपनी तजावीज़ दे रहे थे और जब ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बाबर अवान ने वहां पे ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये एतराज़ कि जब एक दफ़ा वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पोल हो जाएगा तो बाद में उसका ऑडिट नहीं किया जा सकेगा, ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है, हमने उसके अंदर ये फीचर रखा हुआ है, आप बुलाएं अपने टेक्निकल माहिरीन को और ये दोबारा से रीचेक करें आप कि इसके अंदर ये फीचर मौजूद है कि बाद में अगर वोट्स का ऑडिट करना पड़े, यानी जिस तरह से एक रिकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, तो वो ऑडिट का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। फिर ये जो कहते थे कि जी वोट की राजदारी मुतासिर होगी, उसके ऊपर भी उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेके आएं और हम आपको चैलेंज करते हैं कि वोट की राजदारी भी इससे मुतासिर नहीं होगी। फिर इलेक्शन कमीशन कुछ इस तरह की बातें कर रहा है कि ये तो बायोमेट्रिक निज़ाम से जब ये मुंसलिक होंगी तो फिर ये हैक हो सकती हैं, ये जो हो सकती हैं और वो ये हो सकता है वो हो सकता है, यानी सारा एक अफसानवी अंदाज में जो एतराज़ात हैं वो उठाए गए हैं सारी अजम्पशंस के ऊपर, मफरूज़ों के ऊपर। तो इस वजह से अब हुकूमत ने फैसला ये किया हाशमी साहब कि एक तो कौमी असम्बली से जाहिर है कि कोई भी बिल पास होता है तो उसके बाद 90 दिन के अंदर उसको सेनेट से पास करवाना होता है। अब इंतखाबी इस्लाहात का बिल लेकर आई थी हुकूमत, तो अपोजिशन ने तो बिल्कुल कोई ताउन नहीं किया, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि कोई इंतखाबी इस्लाहात आए ताकि उनके लिए ये रास्ता खुला रहे कि अगर तहरीक इंसाफ जीतती है, जिसका कभी इम्कान नजर आ रहा है 2023 के इलेक्शन में, तो फिर हम धांधली का एक वावेला करें। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए ये इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन का बायकॉट ही कर दिया जाए, क्योंकि उनको पहले ही मालूम है कि इस वक्त जो अपोजिशन की परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की एक स्मूथ सेलिंग चल रही है, तो ये तो लग ऐसा ही रहा है कि इमरान खान ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इस वजह से वो तो बायकॉट के ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में फिर देखें इलेक्शन कमीशन ने एक और क्या काम किया, जो कि किसी भी इदारे को, खास तौर पर एक आईनी इदारे को, इस तरह का काम कभी भी नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले का नोटिस लेती है तो वो कोई खबरें साफियों को लीक नहीं करती, उसका एक जो है वो प्रेस रिलीज आता है, उसका एक बाकायदा स्टेटमेंट जो है वो जारी होता है। लेकिन आज जब ये कायमा कमेटी का इजलास हुआ और उसके अंदर जो हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान के दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक खबर लीक की कुछ सहाफियों को कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आजम सवाती के बयानात का बड़ा बुरा माना है, बड़ा इजहार नाराजगी किया है और पीर के रोज एक आला सतह का इजलास तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन का, और उसके अंदर आजम सवाती के खिलाफ कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए कोई लीगल ऑप्शंस देखे जाएंगे। तो अगर आपने इस किस्म को कोई इजलास बुला लिया है तो इसको लीक करने की क्या जरूरत है, यानी ये इजलास होने वाला है, आप इसके ऊपर बाकायदा अपना बयान जारी करते। लेकिन इस तरह से जाहिर किया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई सियासी तूफान आ गया है, कोई बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ गया है, और यही वो पस मंजर था कि बिल आखिर, इससे पहले हमें मालूम है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अरकान के इस्तीफे मांगे थे और आज इतना मजबूर कर दिया गया हुकूमत को कि 3 जो वुज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, उनकी हमदर्दियां मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन को छोड़कर वो आए सियासत में। अब हाशमी साहब इशू ये है कि इसके ऊपर एक खबर हमने पहले दी भी थी कि हुकूमत जो है वो कानूनी ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के अरकान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। अब इसमें जाहिर है कि ये एक आईनी ओहदा है और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव से, यानी प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर
नहीं हटा सकते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के अरकान को, ना ही कोई सदारती हुक्मनामे के जरिए या किसी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इनको हटा सकते हैं। इनको सिर्फ आप एक ही सूरत में हटा सकते हैं कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस लेकर जाएं और उस रेफरेंस में साबित करें कि इनका जो कंडक्ट है वो बदनीयती पर मबनी है, और उसके लिए आपको जो शवाहिद हैं वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रखने होते हैं। तो अब हुकूमत जो है वो इस किस्म के कानूनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि हुकूमत की वाइब ये है, एक इजलास भी हुआ था जो परसों एक इजलास हुआ हुकूमती रहनुमाओं का, तो एक वाइब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विजन था, एक ख्वाब था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दें और उनको वोट का हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो ज़र मुबादला वो पाकिस्तान भेजते हैं उससे तो पूरी पाकिस्तान की मईशत चल रही है। लेकिन अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते कि उनको वोट का हक मिले। तो उस इजलास में भी ये डिस्कस किया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन का यही रवैया रहा, जो इन्होंने इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हुकूमत मुखालिफ रवैया अपना लिया और हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालफत की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भी इन्होंने खाम खा में सींग फंसा लिए हैं हुकूमत के साथ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मरतबा ये कह दिया कि सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतना एक होस्टाइल, इतना जारहाना एक स्टेटमेंट आया कि ऐसा लगा कि उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट कर दिया। हालांकि हम सबको पता है कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें यूसुफ रजा गिलानी ने किस तरीके से वोट खरीदे, उनकी वीडियोज आ गई थी। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को मुनसिफाना तरीके से करवाने में नाकाम रहा। तो प्राइम मिनिस्टर ने राइटली पॉइंट आउट किया था, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने इसी तरीके से रिएक्ट किया था। तो अब ये गौर किया जा रहा है कि अगर तो यही इनका रवैया रहा तो ना तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो वोट का हक हासिल देने का एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो विजन भी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए जो एक शफाफ इंतखाबात कराने की कोशिश है कि किसी को भी कोई एतराज़ ना हो और सब नताइज को तस्लीम करें, ये विजन भी पूरा नहीं हो सकेगा। और दूसरा फिर ये भी खदशा अब तो है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंडिंग केस जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, जिस तरह तहरीक इंसाफ का पार्टी फंडिंग केस पेंडिंग है। लेकिन खदशा ये है कि जो इनका कंडक्ट है उसमें तो ये आउट ऑफ वे जाकर को तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी इस तरह का एक फैसला ना दे दें, यानी एक सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने हुकूमत की मुखालफत करनी है और इमरान खान की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुखालफत करनी है। तो इस वजह से अब हमारी इत्तला ये है कि ऐसे कानूनी ऑप्शंस तलाश किए जा रहे हैं कि या तो ये इलेक्शन कमीशन को मेरिट के ऊपर फैसले करे, हुकूमत की बात कम से कम सुने, या फिर इनको हटाने के लिए कोई कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। अच्छा साहब, ये तो खैर अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये महाज यही नहीं रुकेगा और ये ज्यादा खराब होगा, जुमलेबाजी भी आपको नजर आएगी और इसमें बयानबाजी के बाद मामला शायद जो है वो अदालतों की तरफ जाएंगे। लेकिन खैर मामला क्योंकि आईनी है उसके ऊपर भी ऑप्शंस दोनों तरफ से गौर किए जाएंगे। लेकिन सर पीडीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये पीडीएम खबरों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीएम हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीडीएम वालों के लिए पीडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या हो रहा है वहां पर? कुछ इजलास वगैरह हुआ है और वहां पर क्या फैसला किया गया है? क्योंकि मुझे तो सर सवाल पूछते हुए भी समझ नहीं आती कि इसमें से हमने अब निकालना क्या है पीडीएम में, क्योंकि पीडीएम वालों के पास खुद कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि इस मुद्दे के अंदर किस तरह जान डाली जाए। आसिफ साहब, पहले तो आप भी ये बताएं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स में बताएं कि क्या उन्होंने इंडिया की वो मूवी देखी है जिसके अंदर एक बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या आपने देखी है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो पीट रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उस फिल्म को देखकर ये जो चरबा फिल्म तैयार की जा रही है ये फिल्म नहीं चलेगी सर, ये फ्लॉप फिल्म है। बिल्कुल देखिए। आज जो पीडीएम का मजलिस आमला के नाम पर एक इजलास बुलाया गया था, आप देखें पहले तो इन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे और हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, दोबारा से पार्लियामेंट से इस्तीफे देंगे, यानी मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और जो बची कुची जमातें हैं पीडीएम के अंदर, और दोबारा से पीडीएम के जो एक मुर्दा घोड़ा है उसके अंदर जान डालेंगे। लेकिन आज हुआ क्या और फैसले क्या हुए? एक फैसला तो ये हुआ कि पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेगी, यानी वो जो लॉन्ग मार्च था वह वाइट पेपर में बदल गया कि एक कोई 20-25 सफ़ात जो हैं वो ये काले करेंगे, किसी से लिखवाएंगे
और ये कह रहे हैं कि वाइट पेपर जारी करेंगे जिसकी किसी अखबार के अंदर एक सिंगल कॉलम जो है वो खबर भी नहीं लगेगी। अच्छा, दूसरा उन्होंने फैसला ये किया कि 26 सितंबर को, ये जो पहले कह रहे थे कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, लाखों लोग लेके आएंगे, अब ये कह रहे हैं कि 26 सितंबर को हम इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन करेंगे। यानी एक कन्वेंशन होगा जो एक महदूद सी जगह पे होगा या किसी बिल्डिंग के अंदर होगा, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके लोगों को बुलाएंगे। ये एक सिलेक्ट सा एक इवेंट होगा और उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि 400-500 लोग जो हैं वो शरीक होंगे। यानी कहाँ इनके ये दावे कि लाखों लोगों के साथ हम इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे, और अब वहां से ये पीछे हटते हटते कन्वेंशन पे आ गए हैं कि एक हम कन्वेंशन करेंगे। अच्छा, फिर एक और इनकी आप ये देखें कि सियासी चाल जो ये चलने की कोशिश की कि 14 अक्टूबर को पेशावर में जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस है उसको भी इन्होंने इस तरह से तासुर दे दिया कि ये भी एक पीडीएम का जलसा होगा। ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है और इसका पीडीएम से कभी भी कोई खास ताल्लुक नहीं रहा। ज़ाहिर है कि पीडीएम तो बनी 1-1.25 साल पहले है, तो ये तो हर साल होती है। लेकिन अब ये कहा गया है कि पीडीएम के लोग जो हैं, क्योंकि इसमें जो मदारिस के बच्चे और जो जेयूआई के कारकुन हैं, जो सियासी कारकुन हैं, वो भी शरीक होते हैं और बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। तो इस मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी, जो एक मजहबी नौयत की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर भी इन्होंने अब शामिल कर दिया है कि पीडीएम के रहनुमा जाके वहां पे शरीक होंगे ताकि कम से कम एक जलसे का माहौल बनाया जा सके। और एक जलसा इन्होंने प्लान किया है फैसलाबाद में। तो कुल मिलाकर ये फैसले हुए हैं और फैसलाबाद जलसे के मुतल्लिक भी कोई हतमी बात नहीं बताई गई कि उसके अंदर पीडीएम के कायदीन जाएंगे, वो लोकल लेवल पर होगा। और बाकी जो रोड कारवां था उसके मुतल्लिक वेग सी बातें की गई कि रोड कारवां के ऊपर तजावीज़ मांगी हैं और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के हवाले से फिर दोबारा तजावीज़ मांग ली हैं। तो ये तजावीज़ ही मांगते रहेंगे, ना इन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफे देने हैं, ना इनका कोई लॉन्ग मार्च अब कामयाब हो सकता है। तो ये इसी तरह अपने जो कारकुनों को थोड़ा सा मोटिवेट रखने के लिए ये जो नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, ये उन कोशिशों का हिस्सा है कि कभी कहते हैं कि हम वाइट पेपर जारी करेंगे, कभी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अमली तौर पर अब इनके कारकुन भी मायूस हैं, इनके रहनुमा भी मायूस हैं, क्योंकि इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो रहनुमा हैं, उनको कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा कि जो कुछ हम कह चुके हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए, जो हम बुलंदो बांग दावे कर चुके हैं, अब उन दावों से किस तरह से पीछे हटें और कौन सा वो तरीकाकार हो सकता है कि हम इस हुकूमत को गिरा सकें। तो अब जब उनको कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो फेस सेविंग के लिए इस तरह के ये छोटे मोटे एक आप कह सकते हैं कि बहाने बनाकर कभी कन्वेंशन करने की बात करते हैं, कभी व्हाइट पेपर जारी करने की बात करते हैं। तो अमलन इस वक्त पीडीएम के खाते में कुछ भी नहीं है और ना ही पीडीएम दोबारा से फाल हो सकती है। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का दो टोक था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।